हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 न्यू सिलेबस फॉर द सेशन 2025 टू 26। जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मीन्स जैसा प्रीवियस सेशन में था वैसा ही सिलेबस है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो से कंप्लीट किया है ये चैप्टर तो भी ठीक है, बट अगर आप न्यू वीडियो से कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर हम आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं मार्क्स वेटेज के बारे में। तो आपका कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है एंड इसका मार्क्स वेटेज होता है 10 मार्क्स। आपका कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें पार्ट भी अलग होगा, बट पार्ट ए ये सभी के लिए सेम है एंड इसका 10 मार्क्स का पोर्शन है। ओके, यहाँ पर आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, देन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, देन आईसीटी स्किल्स वेयर आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड एट लास्ट ग्रीन स्किल्स। ये 5 चैप्टर्स आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में गिवन है एंड इनके 10 मार्क्स अलॉटेड है। ओके, अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर करना है। सबसे पहले जितने वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं ये सफिशिएंट रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। बट जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको खुद से चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए आपको बुक्स रेफर करनी है। कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहले आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल रेफर करना है जो आपको सीबीएसई वेबसाइट पर फ्रीली मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पीडीएफ मिल जाएगी एंड ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल है। बट अगर हम बात करें दूसरी पीडीएफ की, कंबाइंड बुक पीडीएफ, ये अभी आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं मिलेगी। मींस आप जब मेन सेक्शन को चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, बट ये आर्चिव सेक्शन में अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? इसका कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि इस पीडीएफ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड साथ ही सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं हम उस टॉपिक को लीव नहीं करेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में इवन 1 मार्क भी मैटर करता है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा मिस नहीं करने वाले जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ये दोनों पीडीएफ यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात करें कि हमें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर को रेफर कर सकते हैं एंड साथ ही लेक्चर्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं एंड आपने ऑल इन वन बुक परचेज की है, उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पीडीएफ से चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं एंड इसके बाद कंबाइंड पीडीएफ से चैप्टर 1 को कवर करेंगे। दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की गई हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द फर्स्ट पीडीएफ। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन या मैसेज को शेयर किया जाता है। देखिए, जब भी आपको किसी को भी कोई बात बतानी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है, कोई मैसेज सेंड करना है, इसके लिए आप जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर इसे 2 वे प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो वो उसे रिसीव करता है एंड फिर रिसीव करने के बाद वो आपको अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमने कहा है कि ये 2 वे प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पर जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग की कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे अगर सामने वाला हमें बोलकर अपनी बात बता रहा है तो हम उसे सुनकर उसकी बात को समझते हैं। देन अगर हमें कोई लिखकर अपनी बात बताता है तो हम उसे पढ़कर उसकी बात को समझते हैं। यहाँ पर अगर आपसे की कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
ओके, सो ये हैं पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर हमसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा टू वे प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मीडियम यूज़ करना होगा। लाइक हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक सिंबल साइन यूज़ करेंगे, या फिर हम अपने बिहेवियर से भी समझा सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे की मदर टंग को जानते हों, इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो, सो दैट हमारी मदर टंग के अलावा भी हमें एक ऐसी लैंग्वेज पता है जिसके थ्रू हम सामने वाले पर्सन से ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली लोग जानते हैं। सो आपकी कोई भी मदर टंग है, अगर हम बात करें इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की मदर टंग को नहीं जानते हैं, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली पीपल समझते हैं, जानते हैं, एंड इस वजह से वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो आज की इस एज में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना बहुत एसेंशियल स्किल है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इफ़ेक्टिवली अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं तो उसे ना ही वो बात समझ में आएगी, और साथ ही जो हमें टाइम मिला है या अपॉर्चुनिटी मिली है उसे अपनी बात समझाने के लिए, वो भी वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आना ज़रूरी है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है सभी लोगों से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए और अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। बिकॉज अगर आप कोई भी बिजनेस पर्सन हैं या कोई एम्प्लॉय हैं, एंड अगर आपको अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना है, उसे कोई पर्टिकुलर चीज़ समझानी है या पूछनी है, तो आपको उससे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, सो दैट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उससे कम्युनिकेट करने की या फिर बात समझाने की, आप उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ। ओके, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड साथ ही हम ये भी समझने वाले हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, सो दैट हम सामने वाले से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ। सो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर हमें उनकी लैंग्वेज आती है तो हम उनसे इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड वो भी हमारी बात को इजीली समझ पाएंगे। साथ ही हमें ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा स्किल्स भी मिलती हैं लैंग्वेज सीखने से, एंड इसकी वजह से हमारी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। सो सपोज करते हैं कि कोई स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हिंदी भी मांगी गई है, मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हिंदी, इंग्लिश एंड एक और लैंग्वेज है, सपोज करते हैं कि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज भी मांगी गई है, एंड आपको ये तीनों ही लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इजीली इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है और जर्मन नहीं आती, तो आपके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, जस्ट बिकॉज आपको एक लैंग्वेज नहीं आती। सो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं उतनी ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, एंड साथ ही जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी आप उतने ही ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे, एंड उन्हें अपनी बात समझा पाएंगे। एंड जब आप अलग अलग जगह पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, या फिर आप किसी बिजनेस पर्पज से भी जाते हैं, तो आप वहाँ के साइंस एंड सिंबल्स को ईजिली समझ पाएंगे। ओके, देन यहाँ पर एक फिगर के थ्रू कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझाया गया है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में होता है एक सेंडर। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो एक मैसेज को सेंड कर रहा है, मींस जो भी इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहले सेंडर सेंड करता है, सामने वाले को भेजता है, एंड ये इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें एक चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। चैनल का मतलब है मीडियम। जैसे अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा सकें। अगर आपने अपनी बात लिखी है तो वो चीज़ लिखी हुई अगर सामने वाले तक पहुंचानी है तो उसके लिए आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आपने वो चीज़ टाइप की है तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, और अगर आप उन्हें बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं तो एयर एक मीडियम है। इसी तरह
से हर एक कम्युनिकेशन के लिए जब आप अपना इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चैनल मीन्स एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इस मीडियम के थ्रू ये मैसेज जाता है रिसीवर के पास, एंड रिसीवर वो पर्सन है जो इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब है कि जब ये इंफॉर्मेशन भेजी गई थी तो इसे एनकोड किया गया था, सो दैट जब इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसे बीच में और कोई ना पढ़े, सीधा वो रिसीवर के पास जाकर ही डिकोड हो पाए। सो जब यहाँ पर डिकोडिंग होगी उसके बाद रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन एज इट इज़ मिल जाती है जैसी सेंडर ने भेजी थी। सो यहाँ पर जब सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है उसके बाद ये एनकोडिंग ये इंश्योर करती है कि बीच में और कोई पर्सन या और कोई डिवाइस इस मैसेज को ना पढ़ पाए। एंड जब ये चैनल के थ्रू पास हो रही है उसके बाद जब ये रिसीवर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले इसे डिकोड किया जाता है, मींस इसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये रिसीवर को इंफॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंडर चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है। अब जब रिसीवर को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो भी मैसेज है वो मिल गया है, इसके बाद रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है। सो फीडबैक क्या है? फीडबैक एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सेंडर को ये समझ में आता है कि रिसीवर को उसकी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है या फिर नहीं। सो फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, बट येस फीडबैक इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि रिसीवर को सेंडर की बात समझ में आई या फिर नहीं। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी यहाँ पर रिसीवर सेंडर से पूछ सकता है। ओके, सो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं। साथ ही हम हर जगह डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। सो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं। ओके, अब बात करते हैं सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो इसमें हमें ऐसी स्किल्स यूटिलाइज करनी होंगी, यूज़ करनी होंगी जिसकी हेल्प से हम क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट मैसेजेस सेंड कर पाएँ। सो ये क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड साथ ही ये स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जितना पोर्शन हाईलाइटेड है वो सभी पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो भी पोर्शन हाईलाइटेड होता है उसे आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्लियर स्टेटमेंट के बारे में। क्लियर स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप सामने वाले पर्सन को एग्जैक्ट मैसेज बता पाते हैं या फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर बताया है कि हम 11 AM तक ऑफिस पहुँच पाएंगे एंड उसका रीज़न भी हमने स्पेसिफाई किया है। बट दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताया है कि हम ऑफिस लेट पहुँचेंगे। तो अगर आप एक जगह कह रहे हैं कि हम ऑफिस लेट पहुँचेंगे और एक जगह कह रहे हैं कि हम 11 बजे तक पहुँचेंगे, सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से आपने एग्जैक्ट मैसेज कौन से स्टेटमेंट में कन्वे किया है? फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एक क्लियर स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पर हमने एग्जैक्ट मैसेज बताया है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताई है। ओके, अब बात करते हैं कंसाइज स्टेटमेंट के बारे में। सो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम टू द पॉइंट डायरेक्टली बात कहते हैं वो होती है कंसाइज स्टेटमेंट। जैसे अगर हमने कहा है कि हम लेट आएंगे एंड हमने एग्जैक्ट टाइम बताया है तो मैनेजर ये रिप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है आप लेट आ जाना। बट अगर उसके बाद वो ये चीज़ भी ऐड कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ लेट आने की हैबिट बना लेते हैं, आप भी यही हैबिट बना रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करने की नीड नहीं है बिकॉज इस टाइम पर वो एम्प्लॉय कहीं जा रहा है या आपको इन्फॉर्म कर रहा है तो आपको उसे सिर्फ इतना बताना है कि ठीक है आपने वो चीज़ समझ ली है। बट आप उस चीज़ के बाद और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं जिसका उस टाइम पर रेलेवेंस नहीं है, तो ये कंसाइज स्टेटमेंट नहीं होगी। तो कंसाइज स्टेटमेंट वही है जिसमें आप टू द पॉइंट एंड ब्रीफ पॉसिबल वे में अपनी बात को कह पाएँ। सो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि हाँ ठीक है आप लेट आ सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इनफ है एंड इसके लिए हमने कहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कंसाइज स्टेटमेंट है। ओके,
सो एक्यूरेट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स जो बात कही गई है, जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, वो करेक्ट है या फिर नहीं, इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि जितनी बुक्स दी गई थी उसमें से 50% कंप्लीट हो गई हैं, ऐसा उसने इन्फॉर्म किया है। सो अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी बुक्स गई थी एंड उसकी 50% कंप्लीटेड होनी चाहिए, तभी उसने हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, अदरवाइज गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बट अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हमने क्योंकि लिखा है मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड हमने एग्जैक्ट नहीं बताया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि उन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि हम उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं, इसलिए ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ की करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट रहे। एंड अगर हमसे पूछा जाता है कि आइडियल मैसेज कैसा होना चाहिए, तो उसके यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारा आइडियल मैसेज क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए। सो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, तब आप सामने वाले को अपना मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रिसाइज मीन्स कंसाइज इन्फॉर्मेशन देंगे एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे। बट अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, या फिर जिसे आप समझा रहे हैं उन्हें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी आप उसे मिस कर देंगे, एंड आपने उसमें जो एफर्ट्स लगाए थे कम्युनिकेशन करने के लिए वो भी वेस्ट हो जाएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के यही सब डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में, क्योंकि हमारे सेशन का नेम है एक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पर अब हम लिसनिंग स्किल को समझने वाले हैं। तो हम किसी भी इफेक्टिव कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप किसी को भी कोई बात कह रहे हैं तो उसको समझ में आए, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सुनना होगा और प्रॉपरली सुनना होगा। कई बार आप क्लास में होते हैं, आप अपने टीचर को सुन रहे हैं बट आपको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उस टाइम पर आप सुन तो रहे हैं बट आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें प्रॉपरली नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस केस में वो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप किसी को सुने तो ये कोशिश करें कि आपकी पूरी अटेंशन उसी पर्सन पर है जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट जो भी वो कहें वो आपको प्रॉपरली सुनाई भी दे और समझ में भी आए। ओके, अगर हम प्रॉपरली नहीं सुनते, अटेंटिवली नहीं सुनते हैं, तो हम मैसेज को गलत भी समझ सकते हैं। मीन्स सामने वाले ने कोई और मैसेज हमें कम्युनिकेट किया, बट क्योंकि हमने प्रॉपरली सुना नहीं, इस वजह से हमें प्रॉपरली समझ नहीं आया एंड हमने एक गलत मतलब निकाल लिया, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो गया है। एंड ऐसे में सेंडर इरिटेट भी हो सकता है, क्योंकि सेंडर ने उस इन्फॉर्मेशन को भेजने में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी यूज़ की है, बट अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देंगे, उसके एफर्ट्स को वेस्ट कर देंगे, तो सेंडर भी इरिटेट हो सकता है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। सो एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप सामने वाले को समझना चाहते हैं और साथ ही आप उसे सपोर्ट भी ऑफर करते हैं, उसके इमोशंस को समझते हैं, सो दैट आप उसकी बात को प्रॉपरली समझ पाएँ। क्योंकि जब तक आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझेंगे, सामने वाला कैसा फील कर रहा है बोलते टाइम, अगर आपको ये नहीं पता तो आप उसकी बात को शायद प्रॉपरली ना समझ पाएँ। इसलिए जब आप किसी को भी सुन रहे हैं तो आपको उसके इमोशंस भी ध्यान में रखने हैं एंड उन्हें ये शो करना है कि आप लिसनिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो तभी अपनी बात आपसे प्रॉपरली कह पाएंगे। इससे आपकी जॉब इफेक्टिवनेस भी अफेक्ट होती है, आपकी दूसरों के साथ कैसी रिलेशनशिप है ये भी चीज़ अफेक्ट होती है, एंड आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई वर्क प्लेस है
है, वहाँ पर भी एक्टिव लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो जब आप एक्टिवली किसी को भी सुनते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, और जब प्रॉब्लम्स को समझेंगे तभी आप उनके सॉल्यूशन डेवलप कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है आई कांटेक्ट, मीन्स जब आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड उस टाइम पर जब आप सुन रहे हैं तो आपको सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, इसका मतलब सामने वाला ये समझ सकता है कि आप उससे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बट अगर आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, इसका मतलब है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसलिए आई कांटेक्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन जेस्चर्स इंडिकेट करते हैं कि आप स्पीकर को सुन रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप अपने हैंड फीट स्टिल रखते हैं, मीन्स अननेसेसरीली मूव नहीं करते हैं, ये शो करता है कि आप किसी से अटेंटिवली बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं उन्हें। बट अगर आप अननेसेसरीली मूवमेंट करेंगे तो इससे ये इंडिकेट होता है कि आप उस कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर आप प्रॉपरली नहीं सुन रहे हैं। देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, मीन्स जब कभी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर ऐसा कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो, बीच में रुक जाए, आपको उसे रिमूव करना है। जैसे अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन को रिड्यूस कर देते हैं या फिर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते एंड वो रिंगटोन एक डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। देन अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बार बार आप अपनी वॉच को देखते रहें, ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है एंड आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे सामने वाले को ये लग सकता है कि आप उस कम्युनिकेशन को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। देन गिविंग फीडबैक, मीन्स जब आपने कम्युनिकेशन की है, आपने सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, तो आपको उसे फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बात प्रॉपरली समझ में आ जाए। हो सकता है कि कभी आपको बात समझ में नहीं आई तो आपको नेगेटिव फीडबैक भी देना होगा। बट येस, दोनों केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप पोलाइट रहें एंड इस तरह से अपना फीडबैक दें कि सामने वाला पर्सन ऑफेंड ना हो या फिर आपके नेगेटिव फीडबैक से हर्ट ना हो। तो इसलिए अगर नेगेटिव फीडबैक भी है तो उसे भी पोलाइटली देना है, सो दैट सामने वाले को पता चल पाए कि कहाँ पर कोई भी मिस्टेक रही है या प्रॉब्लम रही है एंड वो उसे करेक्ट कर पाए एंड ना ही वो ऑफेंड हो। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग सबसे बेस्ट होती है एंड इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर 5 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से एक्टिव लिसनिंग बेस्ट बनती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर सबसे पहली स्टेज है रिसीविंग, मीन्स एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स हम इंफॉर्मेशन को सुनते हैं अटेंटिवली। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देन रिमेंबरिंग, मीन्स अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें सामने वाला हमसे कुछ याद करने को भी कह सकता है या फिर जो सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉल भी करनी होगी। इसलिए यहाँ पर थर्ड स्टेज है रिमेंबरिंग। देन फोर्थ स्टेज है इवेल्युएटिंग, मीन्स हमें एक कंक्लूजन निकालना होगा, हमें उस कम्युनिकेशन से क्या समझ में आया या फिर हमने जो सुना है उससे हमें क्या समझ में आया है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ें हम इवेल्युएट करते हैं। एंड सब कुछ समझने और इवेल्युएट करने के बाद अब हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि हमें फीडबैक देना है। सो हम सामने वाले को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि हमें कितना समझ में आया है या फिर अगर कोई और चीज़ जो हमें समझ में नहीं आई है वो हम पूछेंगे। सो हमें रिस्पॉन्स देना है। ओके, अब बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग कैसे इंश्योर करनी है। मीन्स ये कैसे इंश्योर करें कि हम सामने वाले को एक्टिवली सुन पाएँ। इसके लिए हमें एक्रोनिम रिस्पेक्ट याद रखना होगा। एक्रोनिम का मतलब है कि यहाँ पर गिवन वर्ड में हर एक लेटर एक स्पेसिफिक मीनिंग इंडिकेट करता है। सो सबसे पहले हमें ये एक्रोनिम पता होना चाहिए रिस्पेक्ट, एंड फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आपसे किसी एक स्पेसिफिक लेटर के बारे में पूछा जा सकता है एंड आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। सो आर स्टैंड्स फॉर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मीन्स ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो, एक्टिव लिसनिंग इंटरप्ट हो, इस
को आपको रिमूव करना है। जैसे अगर टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम है तो वो रिड्यूस करनी है। देन ई स्टैंड्स फॉर आई कॉन्टैक्ट, मीन्स स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखेंगे, ये शो करने के लिए कि आप उस कम्युनिकेशन में प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड हैं, आप एक्टिवली सुन रहे हैं। देन एस फॉर शो जेस्चर्स, मीन्स आपको प्रॉपर जेस्चर रखने हैं ये शो करने के लिए कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, आपकी पूरी अटेंशन स्पीकर पर है, आप उनकी बात को प्रॉपरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। देन पी फॉर पे अटेंशन, मीन्स आपको अपनी सारी अटेंशन और फोकस स्पीकर के कहने पर रखनी है, मीन्स स्पीकर क्या कह रहे हैं आपको उसी पर ध्यान देना है। देन ई फॉर एम्पैथाइज, मीन्स आपको स्पीकर के इमोशंस को समझना है। एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप किसी के इमोशंस को समझ पाएँ, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएँ एंड उस चीज़ को इमेजिन कर पाएँ। लाइक अगर आपसे कोई भी बोल रहा है, कोई चीज़ कह रहा है, तो आप उसके फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसे सुने और समझें। देन सी फॉर क्लैरिफाई डाउट्स, मीन्स अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आपको उसे क्लियर करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं एंड आपको अपने आप को ट्यून करना है टाइमिंग के साथ। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीच में कोई डाउट आया तो आप उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दें स्पीकर को एंड फिर अपना डाउट पूछें, ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे कम्युनिकेशन इंटरप्ट होगी। सो जब वो फिनिश कर दें तभी आप रिस्पॉन्ड करें एंड अपना क्वेश्चन पूछें या फिर फीडबैक दें। तो इसलिए ट्यूनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये था रिस्पेक्ट एक्रोनिम। अब यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स गिवन हैं एंड ये बताया गया है कि ये फैक्टर्स एक्टिव लिसनिंग में बैरियर मींस रुकावट कैसे बन जाते हैं एंड इसको कैसे ओवरकम करना है, रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहला फैक्टर है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, मीन्स जब आप पहले से किसी और काम में बिजी हैं। तो ये फैक्टर बैरियर कैसे बनता है, जब आप किसी और काम में बिजी हैं तो आप सामने वाले पर्सन को अटेंटिवली नहीं सुनेंगे एंड हो सकता है कि आप उसे सुन रहे हैं पर प्रॉपरली समझ नहीं रहे, तो एक्टिव लिसनिंग का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आप अपनी सभी डिजिटल डिवाइसेस और फ़ोन्स को अलग रख दें, मीन्स आप किसी और काम में ऑक्यूपाइड ना रहें एंड अपने इमोशंस को अपने माइंड पर हैवी ना होने दें। देन नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, हो सकता है कि आप एक ऐसे नॉइजी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस इंटरप्ट हो रहा है। तो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए जिसमें ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन हो, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो आप किसी बात को मिस इंटरप्रेट भी नहीं करेंगे। देन पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट, मीन्स हो सकता है कि आप पहले से ही एक बायस डेवलप कर लें। बायस मीन्स आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्पेसिफिक थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, स्पेसिफिक आइडिया होता है आपका कि ये चीज़ ऐसे ही होती है या फिर ऐसे पर्सन ऐसे ही होते हैं। सो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीजुडिस। सो आप अपने प्रीजुडिस के बेसिस पर अपनी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये बैरियर बन जाता है। तो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको बायस डेवलप नहीं करने हैं, मींस आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए बायस नहीं रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। मींस न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ में ऑब्जेक्टिव रहना है। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप उन्हें जज करें, ना कि पहले से डेवलप्ड बायस के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद पर्सनल फैक्टर्स, मींस आपकी खुद की पर्सनल फीलिंग्स भी आपकी लिसनिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, या फिर आप दूसरे पर्सन के बारे में पहले से प्री कंसेप्शन बना सकते हैं बिना उनसे कम्युनिकेट करें। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए दूसरे पर्सन को पहले पूरा फिनिश करने देना है, मींस उन्हें पूरा कहने दें वो क्या कहना चाहते हैं और तभी आप रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि हो सकता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने सुनी है उसमें आप कुछ गलत समझें, बट दूसरी स्टेटमेंट में उसका क्लैरिफिकेशन गिवन हो जिसके बाद आप कन्विंस हो जाएं उस स्टेटमेंट के लिए। तो इसलिए हमेशा आप पूरी बात सुनकर ही रिस्पॉन्ड करें। ओके, सो सेशन 1 कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज में गिवन है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन,
यू वर्क एट द फ्रंट डेस्क ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी। आप एक टेलीकॉम कंपनी के फ्रंट डेस्क पर काम करते हैं एंड एक कस्टमर आपके पास आता है जब आप काम कर रहे हैं। मीन्स आप उस टाइम पर कुछ और काम कर रहे हैं और तब एक कस्टमर आया है एंड उसे एक क्वेरी है, मीन्स उसे कुछ डाउट है एक बिल के रिगार्डिंग। तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब कोई कस्टमर आया है एंड क्योंकि आपका रोल है अपने कस्टमर्स के लिए, आपकी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे में भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं बट आपको अपना काम साइड में रख के कस्टमर की हेल्प करनी चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिव लिसनिंग के लिए बैरियर क्या हो सकता है। सो एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एक्टिव लिसनिंग इंटरप्ट हो जाए, तो नॉइजी एनवायरनमेंट की वजह से इंटरप्ट हो सकती है, तो ये बैरियर है। देन नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, अगर आप स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं रखेंगे उस केस में भी इंटरप्ट हो सकती है, ये भी बैरियर है। देन नॉट बीइंग अटेंटिव, मीन्स अगर आप अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं तो ये भी एक बैरियर है। तो ये तीनों ऑप्शंस बैरियर हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पढ़कर टिक नहीं करना है, आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं सो दैट आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन पता चल पाए। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्टिव लिसनिंग की स्टेज कौन सी नहीं है। सो देखिए, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, ये सभी स्टेजेस हैं बट नॉन रिस्पॉन्डिंग ये स्टेज नहीं है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके इसके बाद वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। सो हमने डिस्कस किया था कि एक आइडियल मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिवन है जिसका आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देना है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बट येस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये देखने के लिए कि आप इस चैप्टर को कितना समझे, इस सेशन को कितना समझे, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सेशन 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं एंड ये कैटेगरीज बेस्ड हैं कि वो वर्ड्स कौन से फंक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। मीन्स अगर किसी का नेम है तो उसके लिए नाउन यूज़ किया जाएगा, अगर हम उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। सो इन वर्ड्स की कैटेगरीज को हम यहाँ पर कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो किसी भी लैंग्वेज में जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसमें वर्ड्स की कैटेगरीज को इंडिकेट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड ये क्योंकि हम इसकी हेल्प से ही अपनी लैंग्वेज को बना रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। सो यहाँ पर अब हमें बताया गया है सेंटेंस और फ्रेज के बारे में, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज के बीच क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है या फिर कंप्लीट आइडिया, एक्शन पता चलता है। मीन सामने वाला क्या कहना चाहता है पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। बट अगर हम बात करें फ्रेज की तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसके थ्रू हमें ये नहीं पता चलता कि कहना क्या चाहते हैं, हमें मीनिंग पता नहीं चल पाता है उस बात का। सो फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बट डिफरेंस है समझने में। मीन्स जो सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट मीनिंग समझा सकता है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग ना समझा पाए वो होता है फ्रेज। जैसे हमने लिखा है राजू गोज, तो ये एक फ्रेज है क्योंकि इसकी हेल्प से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। बट अगर हम कहें राजू गोज टू स्कूल तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें ये बता रहा है कि राजू स्कूल जाता है। सो यहाँ पर हमें कंप्लीट मीनिंग पता चल पाया है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं एंड फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड करते हैं। एंड किस चीज़ पर एंड करना है ये चीज़ डिपेंड करती है उसके टाइप पर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं।
बट यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैपिटल हम सिर्फ स्टार्टिंग में ही यूज़ नहीं करते, कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है एक सेंटेंस में। जब आप किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, ये श्योर है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अगर सेंटेंस के बीच में भी आते हैं आपको तब भी उन्हें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। एंड ये चीज़ आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा लेटर कब कैपिटल बनाना है, मीन्स कौन से वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एक सेंटेंस में, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक एक्रोनिम के बारे में, दैट इज़ मिंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। मिंट्स एक ऐसा एक्रोनिम है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कैपिटलाइजेशन रूल्स क्या हैं, मीन्स कौन कौन से कैटेगरीज के वर्ड्स को हमें कैपिटल रखना होता है, उनका इनिशियल लेटर फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना है। M स्टैंड्स फॉर मंथ्स, मीन्स जितने भी मंथ्स के नेम्स हैं वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एंड में लिखना है जून, बट क्योंकि ये इस सेंटेंस में एंड में आ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये एक मंथ का नेम है इसलिए हमें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होगा। देन आई मीन्स जब हम प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं, जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, तब हम उसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं एंड हमेशा इसे कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा जब हम खुद के लिए प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं। देन एन स्टैंड्स फॉर नेम्स, मीन्स जब भी हम किसी भी चीज़ का नेम बताते हैं, पीपल, प्लेसेस, रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन, आइलैंड, डेज, किसी भी चीज़ का नेम बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन बता रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ट्यूसडे, जो एक डे का नेम है, तो हमने इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। देन विद्या, जो एक गर्ल का नेम है, इसे भी हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। इसके बाद राजस्थान, ये एक प्लेस का नेम है, इसे भी हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। देन टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, मीन्स जब भी हम किसी पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइटल यूज़ करते हैं जो उनके नेम से पहले लगाया जाएगा, तब हम उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल, यहाँ पर डॉक्टर में डी हमने कैपिटल यूज़ किया है एंड देन मिस्टर में एम। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ये टाइटल है जो नेम से पहले यूज़ किया गया है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। देन एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ पंक्चुएशन। यहाँ पर हमें 15 बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया है। कौन सा मार्क कब यूज़ करना है, ये चीज़ हमें उसके यूज़ से पता चलती है। जैसे अगर बात करें फुल स्टॉप, मीन्स जब हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, एक डॉट यूज़ करते हैं, ये होता है फुल स्टॉप। एंड ये कब यूज़ किया जाता है? जब हम किसी सेंटेंस को एंड करते हैं। संजय इज़ अ प्रोफेसर, यहाँ पर हमने सेंटेंस को एंड किया है इसलिए हम लगाएंगे एक फुल स्टॉप। देन कॉमा, ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही सेंटेंस में हम मल्टीपल आइटम्स की बात करते हैं या फिर हमें एक पॉज इंडिकेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आफ्टर द वेटर गेव मी द मेन्यू, तो यहाँ पर हमें पॉज देना है और फिर उसके बाद बताना है आई ऑर्डर्ड फूड, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है। देन अगर हमें मल्टीपल आइटम्स लिस्ट करने हैं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, तो यहाँ पर हमने बार बार एंड नहीं लिखा है, बट क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा आइटम्स थे इसलिए हमें पहले 2 आइटम्स के बीच में कॉमा लगाना होगा। एंड सिमिलरली अगर और भी ज़्यादा आइटम्स होंगे तो सिर्फ लास्ट वाले आइटम से पहले ही एंड लगाया जाएगा, बट उससे पहले सभी आइटम्स के बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम कॉमा का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन मार्क, ये तब यूज़ किया जाएगा जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तब हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करनी है। जैसे यू आर लेट, तो यहाँ पर हम सामने वाले पर गुस्सा हो रहे हैं या फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लेट हैं, यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। देन एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी हम एस के साथ यूज़ करते हैं किसी की बिलोंगिंग शो करने के लिए। जैसे अगर हमें कहना है वो दिव्या की डेस्क है, दिव्या की डेस्क, ये
बिलोंगिंग शो कर रही है कि जो डेस्क है वो दिव्या को बिलोंग करती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिव्याज डेस्क। तो दिव्याज में ये जो एपोस्ट्रॉफी है इसके साथ एस लगाया है, ये शो कर रहा है कि ये डेस्क दिव्या को बिलोंग करती है। ओके, सिमिलरली आर दीज अब्दुल्स बुक, सो यहाँ पर हमने लिखा है अब्दुल्स, तो ये शो कर रहा है कि ये बुक्स बिलोंग करती हैं अब्दुल को। सो जब भी हमें इस तरह की बिलोंगिंग शो करनी है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो जैसा कि हमारे सेशन का नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अब हम अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ऐसे डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सो इसमें आते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कब यूज़ करते हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नाउन। सो नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, मीन्स अगर हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया का नेम बताना है तब हम यूज़ करते हैं नाउन्स। जैसे हमने इस सेंटेंस में लिखा है रीमा रोट अ लेटर, तो यहाँ पर रीमा एक गर्ल का नेम है, देन लेटर एक थिंग का नेम है, सो ये दोनों नाउन्स हैं। इसी तरह से डॉग, इंडिया, संजय, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नाउन्स के, क्योंकि ये सभी नेमिंग वर्ड्स हैं। देन बात करें प्रोनाउन। सो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, मीन्स एक बार हमने ऑलरेडी नाउन यूज़ कर लिया है बट हम उसी नाउन को दोबारा रेफर करना चाहते हैं, तो हम बार बार एक ही नाउन को यूज़ ना करें, इसलिए हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था रीमा रोट अ लेटर, अब हम दूसरा सेंटेंस भी रीमा के बारे में ही लिखना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं शी इज़ टायर्ड। हमने ये नहीं लिखा रीमा इज़ टायर्ड। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने नाउन की जगह क्या यूज़ किया? प्रोनाउन। तो किसी भी गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है शी। इसी तरह से बाकी सभी एग्जाम्पल्स हैं आई, दे, ही, यू, ये सभी प्रोनाउंस हैं बिकॉज ये सभी नाउन्स की जगह यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। सो यहाँ पर लॉन्ग वर्ड किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज़ लेटर। सो यहाँ पर लेटर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि कैसा लेटर है, ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग। सो लॉन्ग एक एडजेक्टिव है। एंड इसी तरह से बाकी एडजेक्टिव्स हैं स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, एट्सेट्रा। देन वर्ब ये शो करता है कि क्या एक्शन हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है। सो कोई भी एक्शन है वो हम इंडिकेट करते हैं वर्ब से। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रोट, तो रोट से हमें पता चल रहा है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था। और क्या एक्शन हुआ था? उसने एक लेटर लिखा था। सो ये चीज़ हमें कैसे पता चली है? विद द हेल्प ऑफ वर्ब। सो वर्ब हमें बताता है कि वो एक्शन क्या है और कब हुआ है। सो यहाँ पर रन, ईट, थिंक, सिट, कोई भी एक्शन है वो वर्ब होता है। देन अगर हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है तब हम यूज़ करते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है रीमा क्विकली रोट अ लेटर। सो यहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो एक्शन है वो कैसे किया गया है। सो जब हमें एक्शन को डिस्क्राइब करना है तब हम यूज़ करते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब है। देन ईजिली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये सभी एडवर्ब हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम सेम वर्ड को डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ही वर्ड को अलग सेंटेंस में अलग मीनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक मूवी बुक कर देंगे 3 PM के लिए। सो यहाँ पर हमने क्योंकि एक एक्शन के बारे में पूछा है कि क्या बुक कर देंगे, सो ये बुक क्या है? ये एक्शन को डिनोट कर रहा है। सो ये है एक वर्ब।
यहाँ पर एडवर्ब लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ये वर्ब है। इसके बाद आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक। सो जब आप इंग्लिश बुक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये बुक क्या है, ये एक थिंग को डिनोट कर रहा है एंड उसके नेम को डिनोट कर रहा है। सो ये है एक नाउन। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही वर्ड है बुक, बट वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज हुआ है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बाकी एग्जाम्पल्स गिवन हैं, आप इन सभी को रीड करेंगे एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि हम ये वर्ड्स यूज़ कैसे करते हैं। जो अभी तक हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ये हमें यूज़ कैसे करने हैं सेंटेंस में। सो यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। सो अब यहाँ पर हर एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे। कुछ वर्ड्स ऑलरेडी हम जानते हैं, जैसे रीमा, स्टूडियो, देन एक्टर, ये सभी क्या हैं, ये नाउन्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी वर्ड्स की, जैसे वेंट, सो ये क्या है, ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये वर्ब है। देन मैट, ये भी एक वर्ब है। इसके बाद फेमस, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहाँ पर इतनी चीज़ें तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सभी थे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग वर्ड्स की। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है वाओ एंड इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बताएंगे, मतलब ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, इसका क्या टाइप है। देन टू, द, एंड, ये सभी वर्ड्स यहाँ पर बच गए हैं, तो इन सभी का क्या मीनिंग है एंड इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये अब हम समझने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स थे, उन सभी को एक सेंटेंस में अरेंज करने के लिए हमने कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स का यूज़ किया है। तो क्योंकि ये सपोर्टिंग वर्ड्स हैं जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज़ किए जाएंगे सो दैट उस सेंटेंस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए, जैसे हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पर हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स गिवन है कौन कौन से सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शंस। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में। सो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द, एंड हम ये कब यूज़ करते हैं, ये नाउन्स के पहले यूज़ किए जाते हैं, एंड कौन सा कब यूज़ किया जाएगा, ये उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले एन तब यूज़ किया जाएगा जब कोई वाउल साउंड है, जैसे एन एप्पल। सो यहाँ पर एप्पल में एक वाउल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है। इसके बाद ए, ये कब यूज़ किया जाएगा, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड होगी। कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब है, जो वाउल साउंड है उसके अलावा जो भी साउंड होती है वो होती है कॉन्सोनेंट साउंड। सो यहाँ पर अ बुक, यहाँ पर हमने अ क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके बाद द कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड को इंडिकेट करते हैं, रेफर करते हैं। जैसे द सन, हमें पता है कि एक ही सन है तो इसलिए हम लिखेंगे द सन। इसी तरह से एक ही अर्थ है तो हम लिखेंगे द अर्थ। सो जो भी हम पर्टिकुलर वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड्स को इंडिकेट करते हैं वो हम द आर्टिकल से डिनोट करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट कंजंक्शंस, ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हमें नाउन्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तब हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस, जैसे एंड, और, बट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, हमने 2 सेंटेंस लिखे, शीला वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप, आई वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप। सो यहाँ पर दोनों मार्केट ही गए हैं, सो हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस की तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें हम शीला एंड आई इस तरह से डिनोट करेंगे। ये एंड क्यों लिखा है, ये ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है 2 नाउन्स को। सो यहाँ पर एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। इसी तरह से हम 2 क्वेश्चन पूछें, डू यू वांट ऑरेंजेस क्वेश्चन मार्क, डू यू वांट एप्पल्स क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन पूछे, बट इसी को हम एक ही क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकते हैं एक कंजंक्शन का यूज़ करते हुए, डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। सो यहाँ पर और ने 2 नाउन्स को ज्वाइन किया है, सो अगेन ये एक कंजंक्शन है। देन नेक्स्ट प्रीपोजिशंस।
प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं एंड स्पेसिफिकली ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है द कैट इज़ ऑन द रूफ। यहाँ पर हमने कैट की पोजीशन बताई है कि वो रूफ के ऊपर है। देन द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द रोड। अगेन हमने यहाँ पर शॉप की पोजीशन बताई है कि वो रोड के एंड पर है। जब हम इस तरह से रिलेशनशिप बताते हैं कि कौन सा वर्ड किससे कैसे कनेक्टेड है, उसके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या पोजीशन है, तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑन, एट, अंडर, इन, ये सभी प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड ऐसे वर्ड्स को एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें हमने एक इंटरजेक्शन यूज़ किया था वाओ, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है एंड वो अपने आप में एक सफिशिएंट वर्ड है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो होता है इंटरजेक्शन। यहाँ पर ये सभी इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड सेशन 2। अब हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं सेशन 2 के लिए। यहाँ पर MCQs गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। हमने पढ़ा था सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट या आइडिया का पता चलता है। यहाँ पर आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। हमने कैपिटलाइजेशन रूल सीखे हैं, हमने मिन्स एक्रोनिम के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसे कैपिटलाइज करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से कैपिटलाइजेशन रूल्स हैं एंड वो सभी इसमें फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 सेंटेंसेस ये रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग हैं? क्योंकि इनमें हमने कैपिटलाइजेशन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बी पार्ट में क्या मिस्टेक है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बी पार्ट में क्या मिस्टेक है एंड आप उस मिस्टेक को करेक्ट करके लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 2 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर सभी कैपिटलाइजेशन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया गया है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें पंक्चुएशन के बारे में बताना है। हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ा था। हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है। हमें यहाँ पर सभी पंक्चुएशन मार्क्स और उनके यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है दिस इज़ माई हाउस, ऑप्शन डी। एंड यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। यहाँ पर क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की है तो हम इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है एंड आप इन दोनों के करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स गिवन है, कुछ वर्ब्स गिवन है एंड देन आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इसमें लिखा है द डैश इज डैश। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है कि क्या करेक्ट यहाँ पर वर्ड आना चाहिए एंड इसके लिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है। तो इस पिक्चर को समझते हुए आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक लड़का भाग रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, द बॉय इज रनिंग। तो यहाँ पर द के बाद क्या लिखना है, बॉय जो यहाँ पर गिवन है, देन इज रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें हर एक सेंटेंस में देखना है कि कौन सा नाउन एंड कौन सा वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए करेस्पॉन्डिंग पिक्चर को समझेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिवन है। इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड राइट देम इन द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें कुछ कंजंक्शन और प्रीपोजिशन मिक्स करके गिवन है एंड हमें इन्हें सेपरेट करना है कि कौन से कंजंक्शन है, कौन से प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि क्या कंजंक्शन होता है और क्या प्रीपोजिशन होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो जॉइन करने के लिए यूज़ होते हैं और प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्ड की
क्या रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड के साथ या फिर उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन। सो यहाँ पर अंडर एक प्रीपोजिशन है, सो ये है प्रीपोजिशन। इसके बाद एंड, ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये है कंजंक्शन। इसके बाद इन, ये अगेन पोजीशन को डिनोट कर रहा है, तो ये भी प्रीपोजिशन है। एट, ये भी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये भी प्रीपोजिशन है। और ये वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होगा जब हमें ऑप्शन देना है, तब हम और यूज़ करेंगे, तो ये है कंजंक्शन। फिर इसके बाद अप, ये अगेन एक प्रीपोजिशन है बिकॉज ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, सो ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, सो यहाँ पर आप इन दोनों को यहाँ पर टेबल में लिख देंगे। ओके, सो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझा, जहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू सेंटेंसेस को बिल्ड करना सीखा है, किस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब हम सेंटेंसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके थ्रू हमें कंप्लीट आइडिया मीन्स कंप्लीट मीनिंग पता चलता है, एंड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सीक्वेंस में लगाए जाएंगे तभी ये सेंटेंस बनते हैं, एंड तभी हमें कंप्लीट मीनिंग का पता चल पाता है। सो सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कन्वे करते हैं कि क्या स्टेटमेंट है या फिर क्या क्वेश्चन है। ये चीज़ हमें उसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चलती है जिस तरह से वो अरेंज्ड हैं। सो यहाँ पर अब हम दो टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होता है या फिर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो वो सिंपल सेंटेंस है। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें दो या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं एंड उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। सो अब ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या हैं या फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हैं, ये सभी चीज़ें अब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या थिंग है जो एक्शन करता है, और जो एक्शन है वो होता है वर्ब। देन जो चीज़ या जो पर्सन इस एक्शन को रिसीव कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एग्जाम्पल है निशा सेल्स अ लैपटॉप। तो यहाँ पर निशा एक एक्शन कर रही है इसलिए निशा सब्जेक्ट है। देन सेल्स ये वर्ब है क्योंकि यहाँ पर इसके थ्रू हम एक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। देन अ लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट है बिकॉज ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर एक्शन डायरेक्टली होता है। इसका मतलब जो एक्शन है वो सीधे ऑब्जेक्ट पर ही किया जाएगा, इनडायरेक्टली नहीं होगा। जैसे अगर हम जो हमने अभी एग्जाम्पल की बात की, निशा सेल्स अ लैपटॉप, तो यहाँ पर लैपटॉप को सेल किया जा रहा है, मींस जो एक्शन है सेलिंग का वो डायरेक्टली लैपटॉप पर ही हो रहा है। तो क्योंकि एक्शन डायरेक्ट हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि लैपटॉप क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें जब व्हाट का आंसर मिलता है, मींस हम किसी भी सेंटेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, तो अगर हमें उसका आंसर मिल रहा है तो वही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर इनडायरेक्टली एक्शन रिलेटेड हो। जैसे ये आंसर करता है इस तरह के क्वेश्चन, टू हुम, फॉर हुम। सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है अब्दुल। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, गेव, मीन्स अब्दुल ने दिया। क्या दिया, एक गिफ्ट दिया है। सो जो एक्शन है वो डायरेक्टली गिफ्ट पर हुआ है, इसलिए यहाँ पर गिफ्ट क्या है, गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि उस पर डायरेक्ट एक्शन हुआ है। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली ये एक्शन कैसे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टू हिज मदर। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो गिफ्ट है ये किसको दिया गया है, उसकी मदर को दिया गया है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमें इससे इनडायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक्शन से कैसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हम कहेंगे ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
सो ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड कुछ सेंटेंसेस में दोनों भी हो सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो टाइप्स की कैटेगरीज हैं। सो यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट में एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स को समझना होगा एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इजीली समझेंगे कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस लिखते हैं एंड किस तरह से पैसिव सेंटेंस लिखते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एक एक्टिव सेंटेंस की, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही एक्शन करता है। मीन्स यहाँ पर अगर हमने बोला है संजय ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पर हम जानते हैं संजय सब्जेक्ट है एंड वर्ब क्या है, ब्रोक। सो यहाँ पर जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने ही किया है। बट अगर हम बात करें पैसिव सेंटेंस की, तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। सो अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस है, दैट इज पैसिव सेंटेंस। सो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ने एक्शन किया तो वो है एक्टिव सेंटेंस, बिकॉज वो एक्टिव वॉइस में है। एंड देन अगर सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया है, मीन्स सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है, तब उसे कहते हैं पैसिव सेंटेंस। ओके, सो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, तो आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन करता है वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, और ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, मीन्स सब्जेक्ट पर एक्शन होता है, उसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, सो अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस गिवन है जो एक्टिव वॉइस में है एंड उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है एंड एक्शन किस पर किया जा रहा है। सो यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस गिवन है, शी रोट एन ईमेल। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो शी ये सब्जेक्ट है एंड यहाँ पर वर्ब मीन्स जो एक्शन है वो क्या है, रोट। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। सो अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट को बनाना होगा सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, तो यहाँ पर ईमेल एन ईमेल ये एक्शन को रिसीव करेगा। सो जो हमने यहाँ पर लिखा शी रोट एन ईमेल, अब इसी चीज़ को हमें ईमेल के बेसिस पर लिखना होगा। मींस ईमेल पर ये एक्शन हो रहा है, इस बेसिस पर लिखना है। सो हम लिखेंगे एन ईमेल वॉज रिटन। सो ईमेल को लिखा गया, तो ईमेल पर एक्शन हुआ, ठीक है, बाय हर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था अब वो एक्शन रिसीव कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। सो एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जहाँ पर आपसे कन्वर्जन कराया जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे ऑलरेडी सेंटेंस आपको गिवन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी वॉइस में है, या फिर ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस या फिर पैसिव सेंटेंस, ठीक है। सो अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ सेकेंड कैटेगरी, अब हम सेकेंड कैटेगरी के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स गिवन है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगेन समझने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। मींस कौन से टाइप के सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज इस चीज़ पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर एक फैक्ट होता है एंड इसे फुल स्टॉप के साथ एंड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट गिवन हो सकता है एंड उसके बेसिस पर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस का नेम बताना होगा। ओके, सो जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पर हम एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। सो एक सिंपली स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड इसे फुल स्टॉप के साथ एंड करेंगे, एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। देन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हम इंटेरोगेशन करते हैं, मीन्स कुछ पूछताछ करते हैं,
कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड इसे क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं। देन इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं बिकॉज यहाँ पर ये इमोशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस में हम या तो सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर उसे एडवाइस देते हैं। एंड इसमें जो हम सेंटेंस लिखने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे फुल स्टॉप के साथ भी एंड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी एंड कर सकते हैं। ये उस पर्टिकुलर सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस गिवन है वेयर इज़ माई आई कार्ड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड गिवन है वेयर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क यूज्ड है, सो ये इंटेरोगेटिव टाइप है। इसके बाद माई आर्म्स एक फ्रॉम प्लांटिंग दोज सैपलिंग्स, सो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है एंड में। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों नहीं है, उसमें भी तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें हम कोई कमांड, ऑर्डर, एडवाइस देते हैं या फिर सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर एज सच हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई कमांड नहीं दी। ये सिर्फ हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें दर्द हो रहा है। सो ये हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड तब हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी टाइप है। इसके बाद रीडिंग माइथोलॉजी विल मेक यू मोर अवेयर, सो ये एक फैक्ट या फिर एक स्टेटमेंट है, सो इसलिए ये डिक्लेरेटिव टाइप है। देन कम विद अस राइट नाउ, अब देखिए यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है, अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे सो आपको पता चल रहा है कि ये एक कमांड है, एक ऑर्डर है। सो यहाँ पर क्योंकि कमांड या फिर ऑर्डर है तो हम कहेंगे ये इम्पेरेटिव टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट, नो वे आई डोंट वॉन्ट अ टैटू, सो यहाँ पर हमने अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है एंड यहाँ पर हम अगेन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये अगेन एक्सक्लेमेटरी टाइप है। इसके बाद गेट आउट ऑफ द बेड इमीडिएटली, सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क तो यूज़ हुआ है बट हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है, कमांड दी है, इसलिए ये क्या है, इम्पेरेटिव। ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर है कि कहाँ पर कौन सा टाइप होता है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको सेंटेंस गिवन होगा एंड आपको उसका टाइप ऑफ सेंटेंस बताना होगा। ओके, अब बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। सो अभी तक हमने सिर्फ सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। जब हमने सेंटेंसेस का डिस्कशन किया तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे थे जिसके थ्रू हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाता है। अब हम जब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को एक साथ लिखते हैं तो वो बनाते हैं पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ लिखते टाइम हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो सभी सेंटेंसेस एक कॉमन आइडिया पर बेस्ड होने चाहिए। मीन्स जो एक पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिखे जाएंगे वो एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन टॉपिक पर बेस्ड होंगे। और अगर हमें डिफरेंट आइडिया के बारे में लिखना है, आइडिया चेंज करना है, तो हमें न्यू पैराग्राफ से लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हम एक स्कूल के बारे में लिख रहे हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑफ सेंटेंसेस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने पैराग्राफ लिखा है इसमें हमने अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। मींस उसका नेम क्या है, लोकेशन कहाँ पर है, साइज़ कितना है। सो ये सभी डिटेल्स हमने यहाँ से यहाँ तक स्पेसिफाई की है। फिर जब हमें उसके बारे में बाकी डिटेल्स बतानी है जो दूसरे आइडिया पर बेस्ड है, कौन सा आइडिया, कि हमें अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हम क्योंकि आइडिया चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हमें पैराग्राफ भी चेंज करना होगा। सो हमने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया और फिर हमने बताया कि हमें अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है। ठीक है, सो जब हम कॉमन आइडिया पर बेस्ड सेंटेंसेस लिख रहे हैं सो उन्हें एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे और फिर डिफरेंट आइडिया के लिए न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ओके, अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले MCQ गिवन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस।
सो यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। सो ये सेंटेंस आपको यहाँ पर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, एंड फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन करता है। सो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, द चिल्ड्रन। सो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल रहा है ए ऑप्शन में, द चिल्ड्रन। देन क्वेश्चन 2, यहाँ पर सेम सेंटेंस है, आपको इसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सो ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होती है जिस पर एक्शन होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। सो यहाँ पर फुटबॉल एक्शन को रिसीव कर रही है, सो द ऑब्जेक्ट विल बी ऑप्शन डी, फुटबॉल। देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। सो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर एक्शन डायरेक्टली होता है, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक्शन से। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बट डी ऑप्शन में यहाँ पर हमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया गया है जिस पर इनडायरेक्टली एक्शन से रिलेशन दिखाया गया है। सो यहाँ पर लिखा है ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, रोट एक्शन है, लेटर ये क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक्शन डायरेक्टली होता है। हिज सिस्टर ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये इनडायरेक्टली एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट एक्शन से रिलेटेड होंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4, यहाँ पर हमें बताना है कि गिवन सेंटेंसेस में से पैसिव वॉइस में कौन से सेंटेंस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में द क्लॉक ये सब्जेक्ट है एंड इस पर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है क्योंकि इसे रिपेयर किया जा रहा है। सो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी में जो सेंटेंस गिवन है, द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, ये पैसिव वॉइस में है। ओके, इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन 1, राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर। सो ये आपको होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ बिकॉज हमने सभी के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। सो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2, which job role do you wish to pursue? Write 2 paragraphs about that industry and your career preferences. Make sure you follow all rules about sentences and paragraphs that you have learned. So यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कौन सी जॉब रोल को परस्यू करना चाहते हैं, आगे किस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में भी लिखना है। एंड यहाँ पर आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। तो 2 पैराग्राफ बनाने हैं, एक आपको इंडस्ट्री के बारे में लिखना है और दूसरे में अपने कैरियर प्रेफरेंसेस के बारे में लिखना है। ठीक है, और सभी रूल्स जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े हैं इन सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, बट यस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द मेन पीडीएफ। अब हम सेकेंड पीडीएफ से फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन गिवन है, ये पीवाईक्यू में पूछी गई है, सो इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम मीनिंग्स कन्वे करते हैं। मीनिंग्स कन्वे करने का मतलब है कि हम सामने वाले को अपनी बात समझाते हैं। सो एक होगा सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है और एक होगा रिसीवर। सो यहाँ पर सेंडर रिसीवर को अपनी बात समझाता है एंड ये बात समझाने के लिए म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ किया जाएगा। म्यूचुअली अंडरस्टूड का मतलब है ऐसे साइंस एंड सिंबल्स जो दोनों को समझ में आते हैं। मींस जो साइंस एंड सिंबल्स सेंडर ने यूज़ किए हैं अगर वो रिसीवर को समझ में नहीं आएंगे तो रिसीवर उस बात को कैसे समझ पाएगा, इसलिए हमें ऐसे साइंस एंड सिंबल्स यूज़ करने होंगे जो दोनों समझ पाएँ। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन।
इसके बाद हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दो टाइप्स हैं, सबसे पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। तो देखिए, वर्बल में हम बात करते हैं वर्ड्स की, तो ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ किया जाए, वो रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, बट येस वहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। अगर कोई भी कम्युनिकेशन है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज या फिर जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, तो वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, इसके बाद हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पीडीएफ में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इवन पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें अपने इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करनी है, मीन्स हम दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। एंड टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली, मीन्स जो भी हम कहें, जो भी हम कम्युनिकेशन करें वो इफ़ेक्टिव हो एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो, मीन्स हम कम कम्युनिकेशन में ही अपनी पूरी बात को समझा दें। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को कुछ भी समझ में ना आए, तो फिर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स हम कम से कम वर्ड्स में सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा पाएँ। ओके, इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए सो दैट हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएँ। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्टिव लिसनिंग। हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में डिटेल में समझा है। सबसे पहले ये फिगर गिवन है, इससे आप रिकॉल कर सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं। हमें अटेंशन पे करनी है, जो स्पीकर है उससे आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है, किसी और से बात नहीं करनी है। अगर हमें कोई डाउट है तो क्लैरिफाई करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, स्पीकर के जो भी डायरेक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं। देन विजुअलाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड, मीन्स जो भी स्पीकर कह रहा है आपको उसे समझना है, सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको उसे समझना भी है, उसे एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है। यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाई इज़ एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले वर्क प्लेस से क्या मतलब है? अगर आपको कहीं भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहीं पर काम करने जाते हैं एज एन एम्प्लॉय, वो है आपका वर्क प्लेस। एंड इवन अगर आपका खुद का बिजनेस भी है तो आप जहाँ पर काम करते हैं वो है आपका वर्क प्लेस, ठीक है। वर्क प्लेस का मतलब है कि जहाँ पर हम काम करते हैं। जब हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी है, हम ये यहाँ पर समझने वाले हैं। इट हेल्प्स अस बिल्ड कनेक्शंस, मीन्स हम कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं। जिन भी लोगों के साथ हम काम करते हैं, अगर हम उन्हें एक्टिवली सुनेंगे, मीन्स उन्हें प्रॉपरली सुन रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, तभी हम उनके साथ कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे। एंड जब कनेक्शन डेवलप करते हैं तब हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, हम ज़्यादा अच्छे से बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सक्सेसफुल होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन इट हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट। जब आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक्टिवली सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें एक्टिवली नहीं सुनेंगे, आप उन्हें प्रॉपरली नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर वो आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आपका जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, वो अच्छा हो पाएगा एंड आपके कस्टमर आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। देन इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कभी कभी आपके वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, मीन्स आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो अगर किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई तो आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी, या फिर कोई भी सिचुएशन बताई तो आप उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप इजीली उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि एक्टिव लिसनिंग वर्क प्लेस में इंपॉर्टेंट है। ओके,
देन नेक्स्ट टॉपिक 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। सो जब हमने फर्स्ट पीडीएफ डिस्कस की थी उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि रिस्पेक्ट एक्रोनिम के बारे में भी डिस्कस किया था। सो जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाएगा हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, तो उसमें आपको उस एक्रोनिम के बारे में ही बताना है। बट अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग, तो आपको यही 4 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि हमें कब कौन से स्टेप्स लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब है कि आप आई कांटेक्ट बनाए रखें एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। सो स्पीकर को तभी पता चल पाएगा कि आप उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। देन एब्जॉर्ब मीन्स जब सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो आप उसे सुने और उसे समझें। देन रिफ्लेक्टिव फीडबैक। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें सामने वाले को फीडबैक भी देना है। मीन्स हो सकता है कि हमें कुछ समझ में ना आया हो या फिर हमें सब कुछ प्रॉपर्ली समझ में आया है, बट ये चीज़ स्पीकर को कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमें उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करना होगा। देन कन्फर्म मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्पीकर ने कुछ बोला है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यही बोला था, तो ऐसे में आपको कंफर्मेशन लेनी है। मीन्स आपको कंफर्म करना है स्पीकर से कि जो आपने सुना क्या वो वही है, एंड ऐसे में कंफ्यूजन होने के चांसेस कम रहते हैं। सो इसलिए आपको कंफर्म भी करना है। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप्स। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इंटरव्यू स्किल्स। सो ये टॉपिक फर्स्ट पीडीएफ में नहीं है, सेकंड पीडीएफ में ही है, बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड साथ ही आपके आगे फ्यूचर में भी ये इंटरव्यू स्किल्स हेल्प करने वाली हैं। सो सबसे पहले इंटरव्यूइंग क्या है। इंटरव्यूइंग एक स्किल है जिसमें आप इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते हैं एंड किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं ये डिपिक्ट करता है कि आपके पास कैसी इंटरव्यू स्किल्स हैं। सो जब आप अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस आप मेंशन करते हैं, बट साथ ही जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस तरह से आपने इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट किया है, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड किस तरह से बिहेव किया है, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। सो इसलिए आपको इंटरव्यू स्किल्स भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर रहना है। मीन्स जब आपको पता है कि आपका इंटरव्यू है तो आप प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। देन आप पंक्चुअल रहेंगे, मीन्स आप टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली बिहेव करना है। देन आप सोच समझ कर कहेंगे जो भी बोलना है एंड बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, वरना बाद में आप रिग्रेट करेंगे। देन आपको क्लियरली बोलना है। देन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। मीन्स आप ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देने से पहले ही आप डिमोटिवेटेड फील करने लगें कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे होने से आप वो इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, खुद में विश्वास रखना है, बट ये एरोगेंट भी नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ही सब कुछ आता है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद में विश्वास रखना है, बट उसे ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं करना है, एरोगेंट नहीं बनना है। देन लिसन वेल मीन्स आपको सामने वाले को प्रॉपरली सुनना है, बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत भी सुन लें, इसलिए आपको प्रॉपरली सुनना है, प्रॉपरली समझना है सामने वाला क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना है। सो ये सभी टॉप इंटरव्यू स्किल्स के कुछ पॉइंट्स हमें गिवन थे। अब हम इन सभी को डिटेल में स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम इंटरव्यू के डूज एंड डोंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डूज, हमें इंटरव्यू के पहले क्या करना चाहिए। सो इंटरव्यू के एक नाइट पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है और आप पूरी रात प्रिपरेशन में निकाल दें, प्रॉपर स्लीप ना ले पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे एनर्जेटिक रहना है। सो इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है उससे एक रात पहले। देन डू रिसर्च मीन्स आपको प्रॉपरली रिसर्च करनी है, उस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी चीज़ों को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है एंड ब्रेकफास्ट करके जाना है। देन आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कौन लेने वाले हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर आप जान सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए, तब आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बिहाफ पर ही उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि हमारी ये सभी स्ट्रेंथ्स हैं, इसलिए आपको हमें हायर करना चाहिए।
टर्न ऑफ योर सेल फोन। आप जानते हैं कि सेल फोन एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सेल फोन ले जाना ज़रूरी होगा, तो ऐसे में आप उसको टर्न ऑफ कर दें वहाँ जाकर, सो दैट वो आपको डिस्टर्ब ना करे। देन आपके पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी होनी चाहिए, एंड आपको ये सभी चीज़ें बिफोर हैंड मीन्स इंटरव्यू से पहले ही प्रिपेयर करनी है। ओके, अब बात करते हैं जब इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट हुआ है तब आपको क्या करना है। सो आपको स्पार्कल करने की कोशिश करनी है, आपको स्माइल करना है, एंड अपने बातचीत में आपको जेस्चर्स यूज़ करने हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर रखना है। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको रेस्ट रूम में जाना चाहिए, बिकॉज़ जब आप बाहर से आएंगे इंटरव्यू एरिया में, सो जब तक आप इंटरव्यू रूम में नहीं जा रहे हैं उससे पहले हो सकता है कि आप नर्वस हों, आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना हो, सो आप पहले ही रेस्ट रूम में चले जाएं, बीच में इंटरप्ट ना करें इंटरव्यू को, बिकॉज़ वो एम्बैरेसिंग होगा। सो इसलिए पहले से ही कंफर्टेबल हो जाएं। देन आपको इंटरव्यू में क्या करना है, मीन्स जब इंटरव्यू चल रहा है उस टाइम आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है इंटरव्यूअर के साथ। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बात तो कर रहे हैं, आप आंसर तो दे रहे हैं, बट आपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया, सो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। एंड आपको नोट्स लेने हैं, मीन्स आपको जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो वो आपको नोट करना है। देन लेट योर अचीवमेंट स्पीक फॉर यू, मीन्स आपने जो भी कुछ अचीव किया है आप वो वहाँ पर बताएं, एंड स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हैं। देन टेक अ सेकेंड बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन, मीन्स आप जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे कि अभी प्रॉपरली जो इंटरव्यूअर है उसने अपना क्वेश्चन फिनिश भी नहीं किया और आप आंसर देना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है। आपको उन्हें प्रॉपरली बोलने देना है, एंड उनके बोलने के बाद 1 सेकेंड रुक कर और फिर आंसर करना है। सिट अप स्ट्रेट, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ऐसा नहीं है कि आगे झुक कर बैठें, वो गलत इंप्रेशन देगा। देन आस्क क्वेश्चंस, मीन्स अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए। तो आपको इंटरव्यूअर को डिसाइड करने देना है कि कब इंटरव्यू ओवर हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि इंटरव्यू ओवर हो गया है इसलिए आप उठकर चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। आप इंटरव्यूअर को बताने दें कि कब इंटरव्यू ओवर हो गया है। इसके बाद आपको इंटरव्यूअर से ये भी पूछना है कि आपको दोबारा कब बुलाया जाएगा या फिर आगे इन्फॉर्मेशन कब प्रोवाइड होगी, एंड आपको उन्हें थैंक यू भी बोलना है, एंड प्रॉपरली फॉलो अप करना है। मीन्स आपको अगर उनका मेल मिलता है या फिर उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आपको उन सभी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो अप करना है। एंड जब आप इंटरव्यू दे देते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पर वीक थे या फिर कहाँ कहाँ पर आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो वो सभी चीज़ें आप उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें, बिकॉज जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देंगे तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमने अच्छी की थी वो हम दोबारा से करें, एंड जहाँ पर हमारी कोई मिस्टेक थी वो हम इम्प्रूव करें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। हमें लेट नहीं होना है, हमें पहले से ही वहाँ पर जाना है, एंड तब तक नहीं बैठना है जब तक कहा ना जाए। देन हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, मीन स्ट्रेट बैठना है, एंड नर्वसनेस शो नहीं करनी है। आपको बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं करनी है, आप स्लोली कामली बात करेंगे, एंड आपकी टोन भी नॉर्मल होनी चाहिए, एंड अपने पॉइंट से इधर उधर भटकना नहीं है। आपको क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर करना है, टू द पॉइंट कंसाइज आंसर होना चाहिए। देन आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, एंड स्लैंग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंटरव्यू स्किल्स हाई स्कूल में पढ़ानी है तो हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये बताना चाहिए कि गुड इंटरव्यू स्किल्स क्यों मैटर करती हैं, एंड किस तरह का होता है एक अच्छा इंटरव्यू, एंड हमें उसके लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी असाइन करने चाहिए, सो उससे सभी स्टूडेंट इंटरव्यू स्किल्स को सीख पाएंगे। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स टॉपिक यहाँ पर हमने दोनों PDF से कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट टू विद द इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पर हमने आज चैप्टर 1 डिस्कस किया फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एंड ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन वीडियो था, तो आपका कोई भी स्किल सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। एंड अगर आपको ये PDF खुद से पढ़नी है सो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एंड अगर आप IT के स्टूडेंट हैं तो आप ऑल इन वन बुक भी परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बाय एवरीवन।